दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अर्थशास्त्र के 20 MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। यह सारा प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। पहला नंबर प्रश्न ही देखिए, 2019 के में पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि उत्पादन संभावना चक्र मूल्य बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है चूंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर रहती है, तो जी नहीं, गलत हो जाएगा। सीमांत प्रतिस्थापन दर ह्रासनात्मक होती है, तो यह भी गलत हो जाएगा। ह्रासनात्मक होती है, यह भी गलत हो जाएगा। सीमांत प्रतिस्थापन दर वर्तमान होती है, यह भी गलत हो जाएगा। सीमांत प्रतिस्थापन दर के बाद यहाँ पर समान रहती तो फिर ठीक होता, लेकिन यहाँ पे इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे चर्चा कीजिए। दूसरा नौ प्रश्न देखिए, काफी कमाल का। ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या है। एस वक्र को काटती है, एक्स वक्र को स्पर्श करती है। ऑप्शन सी में कह रहा है एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है, और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या है, तो दूसरे नौ प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरे का सी हो जाएगा। एक्स वक्र पर स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा दूसरे नौ प्रश्न का। 2019 में यह भी प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र के पिता कौन है। माल्थस को कहा जाता है, या एडम स्मिथ को, या जॉन रॉबिन्स को, या जेबी से को। तो अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, काफी इजी प्रश्न है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न का, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या चीज को शामिल नहीं किया गया, छोटे छोटे चर को, या व्यक्तिगत इकाई को, या व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण को, या इनमें से सभी को शामिल नहीं किया गया। 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें है ना, इन सभी चीजों को शामिल नहीं किया गया। छोटे छोटे चर को भी नहीं शामिल किया गया, न व्यक्तिगत इकाई को शामिल किया गया, न व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण को शामिल किया गया, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के लिए। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, काफी कमाल का। ये भी कुछ कर, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है, तो चयन का एक तर्कशास्त्र है। किसने कहा था ऐसा, हिक्स ने, केन्स ने, रॉबिन्सन ने, या मार्शल ने। देखिए 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। रॉबिन्सन ने ऐसा कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का एक तर्कशास्त्र है। क्या है, एक तर्कशास्त्र है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबिन्सन। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके लिए काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है यह धन का विज्ञान है। यह शायद आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। रॉबिन्सन कहा था, मार्शल कहा था, यह एडम स्मिथ या जेके मेहता ने। तो छठे नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने ऐसा कहा था कि अर्थशास्त्र है जो एक धन का विज्ञान है, यह भी एक विज्ञान ही है, ठीक है, पैसे का विज्ञान है। सातवां नंबर प्रश्न कर रहा है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का, यानी सबसे छोटा, माइक्रो मतलब होता है छोटा, छोटा शब्द का प्रयोग, माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। मार्शल ने, केन्स ने, रैगनर ने, फ्रिस ने, या बोल्डिंग ने। तो यहाँ पे सातवें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सातवें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रैगनर, फ्रिस ने माइक्रो शब्द का सबसे प्रथम बार उपयोग किया था। 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचुरल एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। मार्शल जी, एडम स्मिथ, या रैगनर, फ्रिस, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आठवें नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आठवें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऐसा परिभाषा, यानी एक पुस्तक के लेखक, यानी इस पुस्तक का नाम है, देखिए इंग्लिश मुझे उतनी अच्छी से नहीं आता, लेकिन फिर भी पढ़कर बता देता हूँ आप सभी को एक बार फिर से। एन इंक्वायरी इनटू नेचुरल एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो एडम स्मिथ हो जाएगा। कोई मजाक मत उड़ाना, ठीक है, मैं बहुत ही कमजोर हूं इंग्लिश में, आप सभी को मालूम भी होगा, बहुत जो हमारे पुराने बच्चे होंगे। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, कर रहा है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे मार्शल, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, या सैमुअलसन ने। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया था, ऐसा जन्मदाता, और इस परिभाषा के कौन है। तो नौवें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर मार्शल। क्या हो जाएगा, प्रोफेसर मार्शल, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दिया था, इसलिए इसको
को जन्मदाता कहा गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का वह विज्ञान है, ये अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान, मानव कल्याण का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? रॉबिन्सन ने, मार्शल ने, एडम स्मिथ ने या रिकॉर्डेड ने? तो यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर कभी भी पूछे तो आप सभी को ए लगाना है, रॉबिन्सन। अर्थशास्त्र एक मानव कल्याण का विज्ञान है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो रॉबिन्सन। अर्थशास्त्र यानी एक विज्ञान है ऐसा कहने वाले, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ऐसा कहने वाले कौन थे? तो एडम स्मिथ थे। लेकिन अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबिन्सन। इस दोनों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी भी, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है अर्थशास्त्र की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? आर्थिक विकास क्या अर्थशास्त्र की समस्या है? तो हमारे ख्याल से तो नहीं है। समस्या हाँ, आर्थिक अर्थव्यवस्था की समस्या पूछ रहा है, जी हाँ। आर्थिक विकास भी समस्या ही क्या? साधनों का आवंटन भी होता है, साधनों का कुशलतम प्रयोग भी होता है। तो अर्थव्यवस्था की समस्या पूछे तो यह सारा समस्या, ठीक है, अर्थव्यवस्था की समस्या में यह सारा आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 11 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, फर्म चयन की, उपभोक्ता चयन की, ये इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, चुनाव की। आर्थिक समस्या जो मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की समस्या है। इसमें चुनाव न कर, यानी पैसे की किस प्रकार से क्या कब क्या चीज को खर्च करना है, कितना पैसे वाले चीजों को, ये चुनाव वाला है ना, बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न क्या करा? अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को हम कितने भागों में बांट सकते हैं या वर्गीकृत किया जा सकता है? समाजवादी रूप में भी कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, हमारे ख्याल से तो कर सकते हैं। पूंजीवादी रूप में कर सकते हैं, मिश्रित रूप में कर सकते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 13 का करेक्ट आंसर एकदम डी ही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है तो हम समाजवादी के रूप में भी कर सकते हैं, समाज के अंदर भी इस अर्थव्यवस्था को बांटकर हम यानी इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पूंजीवादी में भी कर सकते हैं और मिश्रित में भी हम कर सकते हैं, यानी हर जगह कर सकते हैं। तो ये ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर प्रश्न, काफी कमाल का क्वेश्चन। 2011, 2017, 2021 में प्रश्न पूछा गया था। सारा प्रश्न आपकी एग्जाम में लड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को क्या करना है? वीडियो को ध्यान से देखना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप सभी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो रिवीजन में ही डिवीजन है कहा जाता है। जो बच्चे यानी साल भर पढ़ते हैं और वो रिवीजन नहीं करते तो उनका बेहतर डिवीजन नहीं आता, ठीक है। तो अगर बेहतर डिवीजन लाना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन बराबर डिवीजन होता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में से कौन है? यानी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय जो सरकार का समस्या, सबसे बड़ा समस्या कौन है? उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। जो उत्पादित वस्तु हो गया इसका वितरण कैसे होना चाहिए, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो। तो 14 का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में ये सारे समस्या आ जाएगा। जैसे उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे होगा, यानी सरकार ने कोई वस्तु को अगर बना लिए तो इसको हम वितरण कैसे करेंगे, आम जनताओं तक कैसे पहुंचाएंगे। फिर केंद्रीय समस्या यह भी रहता है कि हम क्या चीज उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, यह भी समस्या रहता है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र के मैं उतने बेहतर शिक्षक नहीं हूँ, फिर भी मैं आप सभी को समझाने की कोशिश, अपने शब्दों में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कहीं पे गलती हो जाए तो आप सभी प्लीज माफ करेंगे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और स्टूडेंट होकर पढ़ाता हूँ। मैं खुद को कभी शिक्षक नहीं मानता हूं, ठीक है। देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है निम्न में किस अर्थव्यवस्था में, कौन से ऐसे अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र मतलब मालूम है आपका अपना क्षेत्र हो गया, सार्वजनिक मतलब यानी पूरे सामुदायिक क्षेत्र हो गया, तो यह कहाँ सह अस्तित्व होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी एक जगह रहता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह सभी होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऐसा क्या होगा? दोनों को अस्तित्व किया जाता है, अस्तित्व किया जाता है कहां पे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, काफी कमाल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है
दाएं से बाएं जो उत्पादन वक्र होता है, मान लीजिए उत्पादन की जो यह वक्र है, तो इस वक्र को अगर ये जो वक्र है मान लीजिए, तो ये कैसे गिरेगा, दाएं से बाएं गिरेगा वक्र, दाएं से बाएं गिरेगा या बाएं से दाएं गिरेगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गिरेगा। तो 16 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे। सब उत्पादन का वक्र क्या होता है, ऊपर यानी खूब उत्पादन होता है, फिर क्या होता है नीचे गिर जाता है, तो ये हो गया उत्पादन के वक्र, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अपने शब्दों में समझो, एकदम देहाती शब्दों में, ठेठी शब्दों में, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। किताबी भाषा में जाओगे तो अटकते रह जाओगे, क्योंकि अर्थशास्त्र है। तो अपने शब्दों में मैं समझा रहा हूँ, बस समझने की कोशिश करो आप। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र के एक अक्ष मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, या एक्स अक्ष मूल की ओर उन्नतोत्तर होती है, या एक्स अक्ष की ओर समांतर होती है, या एक्स अक्ष की ओर यानी एक्स अक्ष या अक्ष कहिए की ओर लंबवत होती है। तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अक्ष मूल बिंदु की ओर क्या होता है, तो नोदोत्तर होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नोदोत्तर, उन्नतोत्तर, समांतर, लंबवत, ये सब आता है ना। अगर अभी नहीं आता होगा तो फिर कब आएगा, बताओ आप ही सब। तो 18 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उदासीनता वक्र होता है वह, या उत्पादन संभावना वक्र होता है, या मांग वक्र होता है, या उत्पादन वक्र होता है। तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो वो यानी उस वक्र का नाम है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो आर्थिक समस्या को कौन दर्शाएगा, तो 18 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र। क्या है कि उत्पादन की संभावना है, तो ये हो जाएगा, यानी आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 19 नंबर प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुनाफा कमाना। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुनाफा कमाना, अधिकाधिक उत्पादन करना, या आर्थिक स्वतंत्रता, या अधिकतम लोक कल्याण करना। तो जो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के बाद जहां पर भी चले, तो हम क्या कहते हैं, समाज में अगर कोई भी अर्थव्यवस्था की यानी उत्पादन होता है, या उसकी मुख्य जो उद्देश्य रहेगा, तो समाजवादी यानी पूरे के हम कह सकते हैं ना कि अधिकतम लोक कल्याण करना, यानी अधिकतम लोगों की सहायता करना एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है, अधिक लोगों की सहायता करना यानी अधिकतम लोक कल्याणम। ठीक है, यानी अधिक लोगों का कल्याण करे उससे। आइए 20 नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन कर रहा है। आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के से बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, ऑप्शन बी में कह रहा है आपसे कि आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या नहीं है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को सबसे समझते चलिए ताकि मजा आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि आर्थिक समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचत पूर्ण प्रयोग की समस्या नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, यह समस्या के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचत पूर्ण प्रयोग की समस्या है। तो ऐसा नहीं, अगर साधनों की बचत पूर्ण प्रयोग करेंगे तो क्या आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगा, या आर्थिक समस्या चुनाव की अगर हम चुनाव अच्छे तौर तरीके से कर लेंगे कि हम यही उपयोग करेंगे तो क्या आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या नहीं है, तो जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा, समस्या पूछ रहा है ना। तो आर्थिक समस्या परिवार की समस्या, तो ऐसा बात भी नहीं। आर्थिक समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या सीमित साधन, हमारे पास सीमित साधन है, इसीलिए तो हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे समझने योग्य यह क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी क्या लगाएंगे, तो डी लगाएंगे। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए 21 नंबर प्रश्न आपके लिए मैं छोड़कर जाता हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बस 20 प्रश्न पे चर्चा करें। 21 नंबर प्रश्न का आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि हमें भी मालूम चले कौन सा ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते। देखिए कभी भी यह मत सोचेंगे कि सर हम बता देंगे तो हमारा गलत आंसर होगा तो सर क्या बोलेंगे वगैरह वगैरह। आपके दिमाग में अगर ये ठोट आते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, और गलत या सही आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर लिख कर जाएंगे। प्रश्न क्या है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन है, सीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन, या चुनाव की समस्या, या इनमें से सभी। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, छोटा सा क्लास था, इसी प्रकार के बहुत सारे क्लास, छोटा छोटा क्लास मिल रहा है, ताकि आप अपनी समय को भी बचा सके और
बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, तो तैयारी कीजिए हमारे साथ, अभी भी बहुत समय बचा हुआ है, इस समय में भी आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। और जो छात्र अभी तक हमारा नोट्स नहीं प्राप्त किए तो दिए गए नंबर, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा आपसे भी, वहां पे संपर्क करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, नोट्स के लिए कुछ पैसा आपको पे करना पड़ेगा, तो वो पैसा पे कर दीजिएगा और नोट्स मिल जाएगा। तो नोट्स ले लीजिए, क्योंकि नोट्स आपके पास रहेगा ना तो फिर ज़्यादा मोबाइल का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। नोट्स का फोटो कॉपी करा लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, वहीं से आपकी एग्जाम में 85% से अधिक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करना। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।